हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे सैम्पल पेपर एजुकेशन पेपर 2 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन विल प्लीड एफिनिटी विद डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये है आपके ऑप्शन फ्रेंड्स। देखिए, एग्जिस्टेंशलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेचुरलिज्म। देखिए, नेचुरलिज्म क्या कहता है? नेचुरलिज्म कहता है कि जब भी आप बच्चे को शिक्षित करते हो तो आप उसको फ्री छोड़ दो, यानी कि नेचुरल वे से उसको लर्निंग करने दो। ठीक है। और यही क्या है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को नेचुरलिज्म सपोर्ट करता है। और यही जो है डार्विन थ्योरी भी कहती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स? देखिए, वेदांता फिलोसफी की बात यहाँ पे है। कहता है, इन टर्म ऑफ वेदांता फिलोसफी द कंसेप्ट ऑफ माया इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। माया का जो कंसेप्ट है क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है। ये कहता है ट्रांसीडेंट रियलिटी, इमिनेंट रियलिटी, इनहेरेंट रियलिटी, टेम्परेरी पावर ऑफ अब्सोल्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनहेरेंट रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down that education of children aged 6 to 14 year is a fundamental right। कहता है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है, या राइट टू एजुकेशन उनको प्रोवाइड करता है। तो ये आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51A और आर्टिकल 42। तो देखिए, 6 to 14 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं उनका जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन पाना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो 20A कहता है। ये करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज। नेशनल सिस्टम जो एजुकेशन का उसका क्या अर्थ है? ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, education should be free up to certain level, education up to specific level should be universally available। ये लास्ट ऑप्शन कहता है all children should have equal opportunity to pursue formal education। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव गिवन है, आपको ये कोड जो है छांटने हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा। देखिए, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहता है कि जो एजुकेशन है, सबसे पहले तो इसके अंदर आएगा ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है, पहला हमारा है बी ऑप्शन करेक्ट, उसके बाद हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है और उसके बाद डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि जो कोड हमारा 2 यहाँ पे गिवन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स सपोर्ट फ्रॉम। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने कंटेंट के ऑर्गेनाइज करने के लिए कहां से सपोर्ट लेती है? साइंटिफिक नॉलेज रिलेटिंग टू टीचिंग एंड लर्निंग, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम इन स्कूल्स, या सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल्स। देखिए, जो साइकोलॉजी होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो सपोर्ट लेती है साइंटिफिक नॉलेज रिलेटिंग टू टीचिंग एंड लर्निंग से। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पैविलियन कंडीशनिंग पैराडाइम्स as developed originally which of the following was used as independent variable। कौन सी चीज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिया गया है? ये रिस्पॉन्स मैग्नीट्यूड है, रिस्पॉन्स लेटेंसी है, नंबर ऑफ CS/US पेयरिंग है, प्रेजेंटेशन ऑफ CS अलोन। तो यहाँ पे जो पैविलियन की जो कंडीशनिंग थ्योरी है उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है वो होता है नंबर ऑफ CS/US पेयरिंग, यानी कि जो कंडीशन सेटिमल्स होता है और अनकंडीशन सेटिमल्स होता है उनकी पेयरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन गैगनेस हायरार्ची ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग टाइप विल फॉर्म पार्ट ऑफ चेन लर्निंग? कंसेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग। तो देखिए, आपको देखना है कि कौन सी जो लर्निंग की जो हायरार्ची है वो पार्ट होती है, यानी कि पार्ट बनाती है चेन लर्निंग का, तो वो होती है सिग्नल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग टोलमैन गॉट सपोर्ट फ्रॉम। टोलमैन कहां से सपोर्ट लेता है जब उसने अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग को डेवलप किया था? ट्रायल एंड एरर लर्निंग एक्सपेरिमेंट, प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट, मैज लर्निंग एक्सपेरिमेंट, या फिर SR लर्निंग एक्सपेरिमेंट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से लर्न कीजिएगा। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, समझ नहीं आते हैं, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे।
तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं करेक्ट। ये क्या था, प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट। प्लेस लर्निंग एक्सपेरिमेंट से जो है टोलमैन ने अपना स्पोर्ट लिया था। देखिए प्लेस लर्निंग क्या होती है, जिसके अंदर जो फिजिकल पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव की वो मायने रखती है, ठीक है, विद रिगार्ड टू कंडीशनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हल सिस्टम ऑफ लर्निंग विच वन इज एन इंटरवेनिंग वेरिएबल। हल का जो सिस्टम है लर्निंग का, उसके अंदर कौन सा इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। नंबर ऑफ रेनफोर्स्ड प्रैक्टिसेस, या फिर रेसिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस, या एग्जिस्ट्री रिएक्शन पोटेंशियल, या फिर रिस्पॉन्स एम्पलीट्यूड। तो करेक्ट आंसर है एग्जिस्ट्री रिएक्शन पोटेंशियल। फ्रेंड्स इसकी हमने पहले एक और पेपर बनाया था, उसके अंदर हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमारी सारी वीडियो देखिएगा, आपकी जो प्रिपरेशन है एजुकेशन पेपर 2 की वो अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। असर्शन कहता है ऑल गिफ्टेड चिल्ड्रन आर क्रिएटिव ऑल्सो। सारे के सारे जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं। रीजनिंग कहती है, यानी कि जो इसका तर्क है वो कहता है क्रिएटिविटी इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू गिफ्टेडनेस। कहते हैं क्रिएटिविटी जो है वो जो है गिफ्टेडनेस से रिलेटेड नहीं होती, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो क्रिएटिविटी है वो गिफ्टेडनेस से रिलेटेड हो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स सारे के सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन क्रिएटिव होते हैं ये कहा गया है, और दूसरा कहता है क्रिएटिविटी इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू गिफ्टेडनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 4। कहता है कि आर तो ट्रू है, ठीक है, ये ठीक बात है कि जो क्रिएटिविटी है वो जरूरी नहीं होती कि वो गिफ्टेडनेस से रिलेटेड हो, लेकिन ए इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट रीजन नहीं है। देखिए फ्रेंड्स रीजन क्यों नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन क्रिएटिव हों, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए इन डीलिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन सोशल इक्विटी बिकम एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। देखिए किस टाइप की कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो सोशल इक्विटी का जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, बैकवर्ड के लिए, मेंटली रिटार्डेड के लिए, या फिर क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए। देखिए फ्रेंड्स जो सोशल इक्विटी का जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A student is rebuked by his her class teacher for negligence in studies. When he she come back to his her home, he she ill treat the pets, toys, etc. This is a case of, कहता है एक स्टूडेंट जो अपने क्लास टीचर के द्वारा डांट दिया गया है या उसकी नेग्लिजेंस की गई है, ठीक है, तो वो जब घर आता है तो वो अपने उसके जो खिलौने हैं, उसके जो कुत्ता है वगैरह है उनके साथ क्या करता है, जो पालतू पशु उनके साथ किस तरह का व्यवहार करता है, इलिटरेट व्यवहार करता है। तो ये किस केस में ऐसा होता है, एग्रेशन करता है, या फिर रेशनलाइजेशन होता है, या डैनियल होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर आएगा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर बच्चे के अंदर जो नेगेटिव फीलिंग होती है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। कहाँ से, ओरिजिनल सोर्स से। और ओरिजिनल सोर्स यहाँ पे क्या है कि उसको टीचर के द्वारा क्या किया गया है, रिबक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ। कौन सी चीज जो है मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड है, absence of anxiety, keeping one's desire in abeyance, resources of gratifying needs, ability to defer gratification of needs। तो करेक्ट आंसर रहेगा ability to defer gratification of needs। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग इन्फरेंशियल स्टैटिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए जब आप इन्फरेंशियल स्टैटिक्स का यूज करते हैं तो कौन सी चीज आपके लिए जो है ज्यादा रिलेवेंट होती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द टूल ऑफ द रिसर्च, या फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च डिजाइन, नेचर ऑफ एग्रीगेट, या पॉपुलेशन, या सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज्ड। जब आप इन्फरेंशियल स्टैटिक्स का यूज करते हैं तो आपके लिए नेचर ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कैलकुलेटिंग एन एफ वैल्यू फ्रॉम ए रिसर्च डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन। देखिए एफ वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फाइंडिंग आउट द टोटल सम ऑफ स्क्वायर, या फाइंडिंग आउट द रेशियो ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर एंड बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एंड विद इन सम ऑफ स्क्वायर, या फाइंडिंग आउट द रेशियो विद इन सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइंडिंग आउट द रेशियो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एंड विद इन सम ऑफ स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च की है तो आपको पता होगा कि एफ वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टडी ए रिसर्चर वांट्स टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल इन ए बिड टू फाइंड आउट द प्योर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल।
of his her interest. She should be advised to use which of the following method of computing coefficient of correlation. देखिए कि रिसर्चर वो इलिमिनेट करना चाहता है इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल को, ठीक है, और वो किस तरह का जो है कंप्यूटिंग कोफिशिएंट कोरिलेशन यूज करे। मेथड यहाँ पे पूछे गए हैं, कौन सा यूज करना है, मल्टीपल कोरिलेशन यूज करे, पॉइंट बाय सीरियल करे, या फिर कॉन्टिजेंसी कोफिशिएंट, या फिर पार्शियल कोफिशिएंट। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो बेस्ट मेथड रहेगा वो रहेगा पार्शियल कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जो है उसको हम H0 से डिनोट करते हैं। ए रिसर्चर इज लाइकली टू कॉमिट विच टाइप ऑफ एरर। देखिए कहता है जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो रिसर्चर के सामने किस तरह की एरर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कभी तो टाइप 1 एरर से, कभी टाइप 2 एरर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो रिसर्चर के सामने जो एरर क्रिएट होती है वो होती है टाइप 1 एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8.00 एंड n इक्वल टू 100 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये तो हम आप लॉजिक लगा करके ही सोल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च रिव्यूइंग ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज डन टू। देखिए अगर आप एक्शन रिसर्च करते हैं तो जो रिव्यूइंग है रिलेटेड लिटरेचर की वो की जाती है क्लासीफाई द डिजाइन ऑफ द स्टडी, जो डिजाइन है स्टडी का उसको क्लासीफाई करने के लिए, या फिर असर्टेन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव नेचर ऑफ सिचुएशन, या फिर एंश्योर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी टू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, या फिर आइडेंटिफाइंग द इफेक्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आइडेंटिफाई द इफेक्टिव आइडिया एंड प्रैक्टिसेस। देखिए अगर हम किसी दूसरी रिसर्च की बात करें और हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की बात करें तो वो क्या करती है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है दूसरों का एग्जिस्टिंग लिटरेचर के अंदर उसको दिखाता है, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये रिव्यू के अंदर हम इसका ये मीनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि इसका मीनिंग हम लेते हैं रेफरेंस के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, और एक्शन रिसर्च के अंदर हम कोई भी रिव्यू लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि हम इफेक्टिव आइडियाज को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एक्शन रिसर्च क्या होती है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होती है, और एक्शन रिसर्च का जो रिजल्ट होता है वो इमीडिएटली अप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि जब उसका रिजल्ट निकलता है तभी उसको अप्लाई कर दिया जाता है, और ज्यादातर ये क्लासरूम सिचुएशन के अंदर ही यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिक्स इज टर्म्ड एज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिक्स के अंदर, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंस कहते हैं, सैम्पलिंग वेरिएंस कहते हैं, सैम्पलिंग एरर कहते हैं, या फिर स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा स्टैंडर्ड एरर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।